हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आज हमें स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लें ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। तो एक ग्लास स्लैब बेसिकली होता क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप में एक ऑब्जेक्ट होता है जो पूरा ग्लास से बना होता है। ठीक है। अब ये उसका एक सरफेस है। तो एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, होता क्या है, रे ऐसे आती है, इंसिडेंट रे। पहले वो एयर से ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो अब देखो, एयर है रेयरर मीडियम क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, ग्लास की डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है। और एयर रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। उसके बाद जब ये वापस ग्लास से एयर में निकलेगी तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो सेम यहाँ पे नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। और अब जो हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंट रहती है, अगर हम उसको ऐसे ही इमेजिनरीली एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी फाइनल रे निकली है और जो हमारी इंसिडेंट रे थी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, बस इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। होंगी ये दोनों पैरेलल, बस इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज अ डायग्राम कि कैसे कोई रे ग्लास स्लैब से इमर्ज आउट होती है। अब ये जो हमने अलग अलग पी क्यू वगैरह ये सब नाम दे रखे हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे पी क्यू bends its path and moves along the direction mn with the glass slab। मतलब जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, वो एम नॉर्मल से टकरा के एम एन पाथ पे चलती है। ये टकराई यहाँ पे, एम नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके एम एन पाथ पे चली। उसके बाद जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो फाइनली रिफ्रैक्ट होके निकली है ये रे आर एस, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। बस होगा क्या कि ये पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब उसकी जो मतलब जगह है, उनके बीच में गैप हो जाएगा। इंसिडेंट रे और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। और वो हमने अमाउंट ले लिया डी, डी डिस्टेंस हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया डी। तो अब जो हमने ऊपर लिखा है, सबसे पहले पी क्यू एम, इनिशियल रे जो है हमारी पी क्यू एम, वो ग्लास सरफेस पे जो ग्लास स्लैब पे पड़ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बाद जो एम एन हमारी रे है, एम एन, एक नॉर्मल से दूसरी नॉर्मल पे जो रे जा रही है, वो है रिफ्रैक्टेड रे। और जो फाइनल रे है जो एन के बाद आर एस में जा रही है, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये नाम आपको याद रखना है, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। दैट रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। उसके बाद द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे पी क्यू एम एंड नॉर्मल एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं आपको यही डायग्राम में बाकी आगे की चीजें बता देता हूँ। ये जो एंगल है, ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो आर डैश है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड वाला। इस वाली रे के लिए जो बीच में जो रे है, उसके लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपको क्या देखना है, ए बी वाला जो फेस है उसके लिए एंगल आई इंसिडेंस है, एंगल आर रिफ्रैक्शन है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। लेकिन सेकंड वाले रे के लिए जो सी डी पे पड़ रही है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर डैश और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ई। और इस असल में ये जो ई है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। कि जो हमारी पहले लाइट रे थी, जो हमारी फर्स्ट ये लाइट रे है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब जो फाइनली वो निकल रही है, जिस एंगल से वो फाइनली निकल रही है ग्लास स्लैब से, वो वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसके बाद एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे पी क्यू एम एंड नॉर्मल एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एम एन एंड द नॉर्मल एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वही ऊपर वाला आई के जस्ट नीचे वाला। उसके बाद फिर सरफेस सी डी के लिए, जो सी डी वाला फेस है, उसके लिए आर डैश जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ई जो है वो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रिस्पेक्टिवली। और ये चीज हमें याद रखनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसका रीजन हम लिख सकते हैं बिकॉज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका रीजन क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे हमारा ग्लास लैब वाला टॉपिक खत्म हो जाता है।
इसके बाद हमारा ये ग्लास लैब वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें आपको ये चीजें के मीनिंग याद रखने की ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एंगल ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, आर होता है रिफ्रैक्शन, आर डैश होता है सी डी के लिए इंसिडेंस। ठीक है, उसके अलावा डायग्राम आपको याद रखना है कि लाइट जो है वो मतलब लाइट का आपको ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म में लाइट जा रही है, उसका पाथ ट्रेस करना है आपको, कि उसका पाथ बताना है कि मान लो क्वेश्चन में ऐसे बस इतनी इतनी डायग्राम आ जाएगी आपके सामने ऐसे, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप ऐसे बनाएंगे और ये डॉटेड। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी सॉलिड लाइंस बनती हैं इनमें हमेशा एरोज लगाएंगे, और जो डॉटेड लाइन बनती है हम उसमें कभी भी एरोज नहीं लगाएंगे। बाकी आपको पूरी नेमिंग करनी है। नॉर्मल्स बनाना नहीं भूलना है, नॉर्मल्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना नॉर्मल्स के भी ये डायग्राम जो है गलत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के डायग्राम बनाना है। इट इज नॉट लाइक कि बस एक रेक्टेंगल बना दिया और उसमें ऐसे रेस पास कर दी। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो काफी इसमें मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास फ्रेम्स। हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला जो अभी तक पार्ट था, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा, वो रिफ्रैक्शन था। अब बीच में डिस्पर्शन है और उसके बाद लेंसेज वाला पार्ट शुरू है। लेंसेज में हम फिर से रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बीच में अभी डिस्पर्शन आ गया है। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डिस्पर्शन का बेसिक मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं जो आप रेनबो में देखते हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये मैंने आगे लिखा हुआ है वैसे। विबग्योर पैटर्न होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। अब प्रिज्म, एक जो प्रिज्म है, प्रिज्म सबसे पहले होता क्या है? प्रिज्म एक ऐसे ग्लास का एक मतलब हम कह सकते हैं ग्लास का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे दो ट्रायंगल्स होते हैं और तीन रेक्टेंगल्स होते हैं। दो ट्रायंगल, एक आगे एक पीछे, और तीन रेक्टेंगल्स, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये एक प्रिज्म होता है, बेसिक प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है कि वो सिर्फ लाइट को डेविएट नहीं करता, वो लाइट को डिस्पर्स भी कर देता है। डेविएट और रिफ्रैक्ट का एक मतलब हो गया, मतलब वो लाइट को सिर्फ रिफ्रैक्ट नहीं करता, वो उसे स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में। उस व्हाइट लाइट को वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर देता है। और ये जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट की 7 कलर्स में, इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। इसका मैं अगर आपको ऐसी रफली डायग्राम बनाऊं, वैसे आपकी बुक में पूरा अच्छे से बना हुआ है। ये एक प्रिज्म है। चलो मैं इसे एक मिनट, ये है हमारे पास एक प्रिज्म। अब इसमें गई व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जब इसके अंदर जाएगी, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, जैसे ये व्हाइट लाइट गई यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पहले तो जैसे ये इसको ऐसे जाना चाहिए था आगे, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे जाएगी। और अब अंदर ही क्या होगा कि ये स्प्लिट होने लग जाएगी। जैसे अलग अलग कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट होने लग जाएगी। और जो बाहर लाइट निकलेगी वो कौन सी होंगी? 7 विबग्योर कलर वाली, जिनमें से जो नीचे होगी वॉयलेट और ऊपर होगी रेड। तो रेड और वॉयलेट के बीच में जो बाकी कलर्स लाया करते हैं वो सारे इनके बीच में लाया करेंगे। तो अभी हमें इसका रीजन भी पढ़ना है कि ऐसा होता क्यों है, कि भाई ऐसे कैसे व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर की वो लाइट है, वो ऐसे इतने सारे कलर्स में कैसे स्प्लिट हो गई, इतने सारे कलर्स कहाँ से आ गए? तो उसका कॉज क्या होता है कि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि लाइट जो स्पीड है लाइट की, वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। अब मैं आपको बताऊं, एक ही मीडियम में एक ही लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स की स्पीड भी अलग अलग होती है। मतलब रेड कलर की स्पीड ज्यादा होती है, ग्रीन की थोड़ी कम होती है, वॉयलेट की और कम होती है। सो ये भी एक फैक्ट है। क्या चीज? एक मटेरियल मीडियम में, अब हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे, पहले रिफ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे? मीडियम चेंज कर रहे थे, एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है। यहाँ पे हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे, मीडियम वही है। अगर ग्लास है तो ग्लास ही मीडियम है। अब उस ग्लास के मीडियम के अंदर क्या होगा, अलग अलग कलर्स की जो लाइट है उनकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। अलग अलग कलर्स की लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक ग्लास में क्या होता है, स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर इज लीस्ट एंड दैट ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। अब वॉयलेट जो है उसकी स्पीड कम है और रेड की ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा है सारे कलर्स में। व्हाइट जो है वो व्हाइट लाइट बनती इन 7 कलर से ही है। व्हाइट लाइट जो होती है वो इन 7 कलर से जोड़ के बनती है। विबग्योर में जितने 7 कलर्स ही आते हैं सबको जोड़ के बनती है। तो अब वॉयलेट की स्पीड कम है,
तो वॉयलेट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से वो थोड़ा नीचे झुक जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है ना तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। जबकि रेड क्या है, वो तो बहुत तेज चल रहा है, तो वो उतना उसे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो इतना नीचे डेविएट हो, वो तो ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा। अब जो ये गैप आ गया रेड और वॉयलेट के बीच में, जो ये गैप आ गया, इसकी वजह से जो बाकी के जो 5 कलर्स बचे हैं वो भी हमें दिखने लग जाते हैं। इसी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्पीड। रेड की स्पीड तेज है तो उसे इतना टाइम नहीं लगेगा कि वो नीचे तक पहुंचे, वो पहले ही बाहर से बाहर निकल जाएगा। जबकि वॉयलेट का क्या है कि वॉयलेट की स्पीड थोड़ी कम है तो वो थोड़ा नीचे झुक के फिर जाएगी। तो बीच में जो ये गैप आ गया इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अलग अलग कलर्स हैं वो भी हमें दिखने लगे। उसके बाद अब रेड कलर की, वही मैंने आपको बताया, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा तो वो सबसे कम बेंड होगा और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा। अब ये जो डिस्पर्शन है हमने इसे बचपन से देखा है रेनबो में, प्रिज्म में तो हम इसे अब पढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली हम इसे अब देख रहे हैं, हमने इससे पहले रेनबो देखा है। तो रेनबो कैसे बनता है? अब आसमान में कौन से प्रिज्म रखे हैं जिसकी वजह से लाइट डेविएट हो रही है? तो अब रेनबो सबसे पहले कब निकलता है? जब बारिश और धूप एक साथ निकले। ठीक है, लॉजिकली हम यही बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में कि भाई जब बारिश और धूप एक साथ होती है तो रेनबो निकलता है। तो अब वो रेनबो क्यों निकलता है, इसका रीजन हमें पढ़ना है। होता क्या है, रेनबो सबसे पहले तो वही लाइन, रेनबो तभी निकलता है जब सन और रेनफॉल एक साथ हो रही है, सूरज और मतलब धूप और रेनफॉल बारिश एक साथ हो रही हो। तो अब इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में है वो वाटर ड्रॉपलेट्स काम करते हैं प्रिज्म का। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म एंड द सनलाइट एक्ट्स एज व्हाइट लाइट। जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट का काम करती है। तो अब क्या होता है, सूरज भी निकल रहा है, ड्रॉपलेट्स भी हैं, तो ड्रॉपलेट्स काम कर रही हैं प्रिज्म का, सनलाइट काम कर रही है व्हाइट लाइट का। तो बस अब जो होना है वो अंदर जाएगी लाइट और 7 कलर्स में स्प्लिट होके बाहर निकल जाएगी। और वो 7 कलर्स जब ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रॉपलेट से पूरा रेनबो आ जाएगा। जब बहुत सारे एयर में ऐसे ड्रॉपलेट्स होंगे और वो जब लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिफ्रैक्ट नहीं, सॉरी बहुत गलत वर्ड यूज किया मैंने, ये डिस्पर्स करेंगे। जब वो लाइट को डिस्पर्स करेंगे तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और वाटर ड्रॉपलेट्स में वो वाले नहीं कह रहा जो पानी की बूंदें एकदम नीचे गिरती रहती हैं, नॉट दोज। जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो आराम आराम से एयर में जो ह्यूमिडिटी क्रिएट करती हैं, जो ड्रॉपलेट्स ह्यूमिडिटी क्रिएट करती हैं, उन वाली ड्रॉपलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तभी तो अगर, क्योंकि अगर जो नीचे गिर रही हैं रेन ड्रॉप्स, अगर वो रेनबो बनाती तो रेनबो स्टेबल नहीं होता ना, तो रेनबो मूव करता रहता। लेकिन रेनबो क्या होता है, ऐसे एकदम स्टेबल होता है। तो वो होता है ड्यू टू दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स।